गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुव ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम केमिस्ट्री का जो थर्ड लेसन है उसमें हम लोग मेटल और नॉन मेटल को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो सेशन कर रखा है। ये हमारा इस लेसन का लास्ट वीडियो सेशन होगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि धातु का परिष्करण मतलब रिफाइनिंग कैसे किया जाता है, शुद्धिकरण उसका कैसे किया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि मिश्र धातु क्या होते हैं, मिश्र धातु बनाए कैसे जाते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण मिश्र धातु हैं, मिश्र धातु में जंग क्यों नहीं लगता है, इन सब का रीजन देखेंगे। और साथ ही हम लोग को ये भी पढ़ना है कि संक्षारण क्या होता है। लोहे में जंग लगता है तो जंग लगने की वजह क्या है, जंग लगने से उस लोहे को कैसे बचाया जा सकता है, और इसके बहुत सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने धातु का निष्कर्षण पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने एल्युमिनियम का पढ़ा था, सोडियम का पढ़ा था, कॉपर का पढ़ा था और फिर पारा का पढ़ा था। ऐसे करके बहुत सारे धातु का निष्कर्षण का सिद्धांत हम लोगों ने देख रखा है। आप नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो पार्ट वाइज सारे वीडियो का लिंक मैं दिया हूं, आप वहां से जा करके वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक, तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं, जैसे मैंने एसिड बेस में आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, वैसे इसमें भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उन सबको मैं टेलीग्राम चैनल में PDF के फॉर्मेट में दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर करके और आसानी से देख सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो सेशन में स्टार्ट करते हैं हम धातुओं के परिष्करण से। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे वो सुंदर सा रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दें और उसके राइट साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दें ताकि रेगुलर वीडियोस के अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम धातुओं की परिष्करण को। तो धातुओं की परिष्करण कब किया जाता है, तो हम लोग देखे थे जितने भी तत्वों का धातु का निष्कर्षण हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद कुछ धातु ऐसे भी होते हैं जो निष्कर्षण के बावजूद हमें शुद्ध रूप में, पूर्णतः शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। तो जब उन्हें पूर्णतः शुद्ध रूप में प्राप्त करना होता है तो ही हम धातुओं का परिष्करण करते हैं। इसी को प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड का जिक्र किया है, जिसको आपके सिलेबस में दिया है, विद्युत अपघटनी परिष्करण, जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। देखो इसमें होता क्या चीज है, तो इसमें हम करते क्या है ना कि जो मेटल होता है ना, मेटल को हम लोग ले लेते हैं और उसका विद्युत विघटन किया जाता है। विद्युत विघटन कैसे करते हैं, मैं सिंपल सा एक फिगर यहाँ पे बनाया हूं, इस फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये जो बाहर आपको दिख रहा है ऐसे करके एक, पहले तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक अच्छा सा। अदरवाइज में थोड़ा सा ये चीजें आपको समझ में नहीं आता होगा, काफी छोटा मैंने लिखा है बिकॉज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो मैं इसका अलग से फोटो क्लिक करके मैं टेलीग्राम चैनल में आपको अपलोड करा दूंगा, आप वहां से देख लेगो। ठीक है, ध्यान से। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग, ये जो हम लोगों ने बनाया है बाहरी, ये एक प्रकार का टैंक है और इस टैंक में हम क्या करते हैं, ये जो डॉटेड मैंने लिखा है ये लवण के जलीय विलयन का सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब ये होगा, मान लीजिए यहाँ पे हमें कॉपर का परिष्करण करना है, तो कॉपर का कोई आप एक लवण ले लेंगे, तो कॉपर का लवण क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। मान लीजिए हम कॉपर सल्फेट पे पूरे कहानी को समझते हैं। जो भी आप लोगे, जो भी धातु लोगे, जिसका भी परिष्करण करोगे, उसके एक किसी साल्ट को ले लोगे, लवण को ले लोगे और उसका जलीय विलयन बना के और पूरे में क्या करोगे, डाल दोगे, पूरे टैंक में डाल दोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे किसका यूज कर लिया छोटू, यहाँ पे हमने यूज कर लिया कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का, यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक, जब यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन यूज कर दिया, उसके बाद दो धातु के, एक यहां पे देखिए कैथोड है और एक क्या है, एनोड है। तो एनोड में क्या करेंगे कि अशुद्ध धातु को लगाएंगे और कैथोड पे शुद्ध धातु को लगाएंगे। और यहाँ पे जब हम इसको विलयन में डाल देते हैं, विलयन में डालेंगे तभी तो इसका विद्युत विघटन होगा ना। जब इसको विलयन में डाल देते हैं और विलयन में डाल करके विद्युत विघटन करना है, तो ये हमारा एक बैटरी है और ये क्या है, कुंजी है, मतलब स्विच समझते हो ना, वो चीज है। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित करने का मतलब आप इलेक्ट्रिक करंट देते हो। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही दिया जाता है तो हम क्या देखते हैं, ये जो एनोड है जहां पे अशुद्ध धातु है, अशुद्ध कहां पे है, यहां पे तो क्या है छोटू, इम्प्योर है। इम्प्योर मतलब अशुद्ध है और यहाँ पे क्या है, प्योर है, शुद्ध धातु। तो यहां से हमको इसी का शुद्धिकरण करना है। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और यहाँ पे अपने आयन के, स्टेबल आयन जो होता है उसमें, मान लीजिए अगर कॉपर सल्फेट लिया आपने तो यहाँ पे Cu+2
के रूप में मुक्त हो जाएगा, Cu+2 के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। और जो अशुद्धियां होंगी, अब अशुद्धियां दो प्रकार की होंगी, एक जो होगा सॉल्यूशन में घुल जाएगा और एक अशुद्धियां सॉल्यूशन में नहीं घुलेगा। तो जो अशुद्धियां सॉल्यूशन में घुल जाएगा वो तो रहेगा, जो नहीं घुलेगा वह यहाँ पे एनोड तल के नीचे, एनोड का तल यही है ना, इसके नीचे यहाँ पे जमा हो जाता है, जिसको एनोड पंख के नाम से जाना जाता है। और इसी को हम लोग जब यहाँ से आउट हो जाएगा तो ये आपका जो बच रहा है यही आपके शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक छोटू, तो यही पूरा फेनोमिना है। इसको हम लोग, मैंने लैंग्वेज में ऑलरेडी लिख लिया है, देखो इसके द्वारा किसका किसका आप शुद्धिकरण कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है तांबा, निकेल, जिंक, चांदी और सोना आदि तत्वों का, आदि धातु का निष्कर्षण आप आसानी से निष्कर्षण कर रहे हैं। प्यूरिफिकेशन विद्युत अपघटनी से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। मतलब ये जो चीज है इसको हम लोगों ने, अशुद्ध है तो इसको हम लोगों ने एनोड बना लिया। उसके बाद ये जो आपको चीज दिख रहा है शुद्ध धातु, मतलब ये जो दिख रहा है यह आपका क्या हो गया, कैथोड हो गया। यहां तक हो गया। अब कह रहा है कि धातु के लवण का विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। अब धातु के विलयन का लवण क्यों डाला जाता है, लवण ही क्यों डाला जाता है, अम्लीय क्षार क्यों नहीं डालते, क्योंकि लवण में ही होता है वो न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव न तो होता है न ही निगेटिव होता है। मैंने एसिड बेस और साल्ट में आपको पढ़ाया होगा कि साल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इस वजह से इसका विद्युत अपघट्य में यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद आएंगे, जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विलयन में घुल जाता है। मतलब इस पे जो अशुद्ध धातु है वह क्या होगा, विलयन में पूरा घुल जाएगा, इधर पूरा मिल जाएगा, घुल जाएगा। तथा शुद्ध धातु जो होगा कैथोड पर का होगा, यहाँ पे देखिए घुल जाता है। तथा शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है, मतलब कैथोड पे यहाँ से क्या होता है, जाने लगता है। ठीक, शुद्ध धातु की तरफ अब ये निक्षेपित हो जाता है। और अविलय अशुद्धियां जो होती है, मतलब ये जो नहीं घुल पाता है, इसी को क्या कहते हैं, एनोड पंख के नाम से जाना जाता है, जो एनोड तल्ली पर जमा हो जाता है या निक्षेपित हो जाता है। ठीक है छोटू, ये चीज आप लिख लोगे। ये पूरा फिनोमिना जो है, यही फिनोमिना जो होता है विद्युत अपघटनी परिष्करण, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में कभी 2 मार्क्स में पूछ देगा तो आप फिगर बना दोगे और डायरेक्टली इसने को लिख दोगे, आसानी से 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये काफी छोटा टॉपिक था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे संक्षारण के बारे में। संक्षारण क्या होता है, जंग लगना आप समझते हो ना, उसी को संक्षारण कहा जाता है। ठीक, तो उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले। ठीक, तो इसको आप लोग मिटाते हैं, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो इसका मैंने फुल, ये आपको साफ नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल में डलवा दूंगा, आप वहां से देख लेना, क्योंकि वहां पे क्लियर चीजें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, चलो। और वीडियो को हमेशा 360 पिक्सल में कोशिश करो कि देखो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, है ना। तो 360 पिक्सल में देखोगे तो काफी अच्छा रहेगा। और 240 में भी तो देख सकते हो, बट वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्लियर नहीं देख पाते हैं। चलो अब हमें स्टार्ट करना है संक्षारण के बारे में। हेडिंग डालोगे आप संक्षारण, जिसको कहा जाता है छोटू कोरोजन। कोरोजन हिंदी में इसको कहते हैं संक्षारण। ये क्या है, इसको समझाने के लिए आप सिंपल से दिमाग में सोच लो कि जंग, लोहे में जंग लगता है ना, वही जंग जो होता है उसी को साइंस में हम लोग संक्षारण नाम से जानते हैं। और इस संक्षारण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, 4 मार्क्स में पूछा था इसी बार। इस बार जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, उसमें पूछा था कि संक्षारण क्या है, संक्षारण से बचने के 4 उपायों का वर्णन करें, और ये 4 मार्क्स में एग्जाम में पूछा था। तो हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर दें। ठीक, चलो अब देखते हैं हम लोग संक्षारण क्या है। तो संक्षारण का सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी मेटल्स हमारे आसपास पाए जाते हैं, उस मेटल्स में वायु का, फिर से जलवाष्प का, मतलब वायुमंडल में जितनी भी चीजें, उनका कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। आप सिंपल सा सोचो कि आप एक लोहे को रड को, लोहे का रड जो होता है, उस लोहे के रड को आप क्या करते हो, खुली हवा में रखते हो। ठीक, अब खुली हवा में क्या होगा, ओस होगा जो पानी का काम करेगा, फिर हवा में ऑक्सीजन होगा, उससे किसी कैसे रिएक्शन करके और वह क्या कर लेता है, जंग का निर्माण कर लेता है, और उसी जंग को संक्षारण कहा जाता है। तो संक्षारण एक प्रकार से क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जल रिएक्शन कर रहा है, लोहा रिएक्शन कर रहा है ना, तो रिएक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो यह क्या है, रासायनिक
प्रक्रिया है और इस रासायनिक प्रक्रिया में धातुओं का ह्रास होता है। धातु का क्या होता है? ह्रास होता है। ह्रास कहने का मतलब उसके गुण में, उसके क्वालिटी में कमी आती है, परंतु उसके वेट जो होता है, भार जो होता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाला है। इसका डिफिनीशन में लिखता हूं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, वैसा रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातु वायु में उपस्थित नमी से जिसमें धातु की जगह पे आप लिखोगे थोड़ा सा अभिक्रियाशील धातु। यहाँ पे क्या लिख लोगे? अभिक्रियाशील धातु, मतलब जो अभिक्रिया करेगा, है ना, अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें अभिक्रियाशील धातु वायु में उपस्थित नमी से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है। अवांछनीय पदार्थ इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह हमारे यूज का नहीं होता है। अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है, और कॉमा देके लिखोगे संक्षारण कहलाता है। निर्माण करता है, कॉमा देके लिखना, संक्षारण कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक, अब देखो संक्षारण का मैं एग्जांपल लेता हूं, लोहे से ज्यादा चीजों आपके समझ में आएगी। लोहे का एग्जांपल मैं लेता हूं, लोहा में जंग कैसे लगता है। लोहे में जंग लगने का हम एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन से देखते हैं। एग्जांपल की अगर बात करें तो आप हेडिंग डालोगे यहाँ पे एग्जांपल और लिखेंगे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग देखो कैसा लगता है। अब देखो लोहा है क्या चीज? तो लोहे का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe। ठीक है, लोहा ये किस स्टेट में होता है? तो सॉलिड स्टेट में होता है। यह क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन क्या होता है? गैसियस स्टेट में होता है। और प्लस शीत वगैरह पड़ेगा, जलवाष्प पड़ेगा, तो ये जल से भी क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। H2 जो किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में। और रिएक्शन करके क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। ठीक, जो सॉलिड स्टेट में होता है, प्लस Fe और OH का थ्राइस जो होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल को बैलेंस, रिएक्शन को बैलेंस कर दो। लोहा यहाँ पे देखो तो 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है। 4 Fe कर लो, 4 करेंगे तो यहाँ पे तो 2 करना होगा ना जी। 2 यहाँ पे कर दो तो 2 यहाँ पे, 2 4 हो गया। 4 यहाँ पे कर दो, ऑक्सीजन 3 दूना 6, 1 7, यहाँ पे 3, यहाँ भी 3 कर दो, यहाँ पे और देखो तो कितना हो गया? 3 3। ठीक, इक्वेशन बैलेंस है। आयरन 4, तो आयरन यहाँ पे 2 को, 2 को 4 को। उसी प्रकार ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 3 9, 9 को यहाँ पे हो गया। ये देखो तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 3 9 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देखो 3 दूनी 6, हाइड्रोजन कितना है? 3 दूनी 6 और ऑक्सीजन तो हो ही गया। तो रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। यदि इस पदार्थ की बात करें हम तो ये होता है आपका फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, जिसको क्या कहा जाता है? रस्ट कहा जाता है। जंग का केमिकल फॉर्मूला कोई पूछे तो यही होता है। और यह होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में रखोगे। अब देखो लोहे में जंग लगेगा, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है कि लोहे में जंग लगने से, लोहे में जंग लगने से, जंग लगने से उसके भार में वृद्धि होती है, मतलब उसका वजन बढ़ जाता है। ठीक है, उसके भार में वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होती है, परंतु उनके गुणों में कमी आ जाती है, परंतु उनके गुणों में कमी आ जाती है। ये चीज मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, कमी आ जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगने से उसका भार, पहला ऑप्शन बढ़ जाता है, दूसरा घट जाता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है और चौथा सभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? भार बढ़ जाता है, लेकिन उनके गुणों में क्या होती है? कमी आ जाती है। जो क्वालिटी लोहे में होता है उनके गुण में ह्रास होता है और कमी आ जाती है। ठीक, तो ये रस्ट के बारे में हो गया। रस्ट में जैसे बहुत सारे धातु होते हैं, जैसे लोहे में जो जंग लगता है, लोहे का जंग कैसा होता है? तो भूरे रंग का होता है। ठीक है, भूरे रंग का
परत जम जाता है जब लोहा में जंग लगता है। तो उसी प्रकार जब चांदी में जंग लगता है तो चांदी में आप लोगों ने देखा होगा काले रंग का जंग लगता है, काले रंग का जंग लग जाता है, काले रंग का परत जम जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि तांबा की बात करें जिसको कॉपर के नाम से जाना जाता है, तो कॉपर में हरे रंग का परत जम जाता है, हरे रंग का परत, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि तांबे में लगने वाले किस रंग की परत जम जाती है जब उसमें जंग लगता है, तो ठीक। तो इसको आप लोग यहाँ पे नीचे लिख लोगे। अब देखो कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जिनमें जंग नहीं लगता है, जैसे सोना। सोना में आप देखो कभी भी जंग नहीं लगेगा, वो गंदा होता है, उस पर डस्ट पार्टिकल बैठते हैं जिसको एसिड से साफ कर दिया जाता है, परंतु इसमें जंग नहीं लगता है। प्लेटिनम जंग नहीं लगता है। तो नोट में लिख लोगे कि सोना तथा सोना जिसको गोल्ड कहता है, गोल्ड जिसका संकेत होता है Au, तथा प्लेटिनम, प्लेटिनम जिसका संकेत होता है Pt में जंग नहीं लगता है, में जंग नहीं लगता है, ठीक हो गया। अब नोट में ये चीज कर लिया। अब देखो कभी कभी पूछा जाता है कि जंग की आवश्यक शर्तें क्या है, तो ये न जो है ना आप इसी रिएक्शन से निकाल लोगे। देखो जंग के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो यहाँ पे जो धातु है यह अभिक्रियाशील धातु होना चाहिए। मतलब पहला हो गया कि अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति, दूसरा जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब वायु की उपस्थिति होनी चाहिए, और तीसरा जो है क्या है, जल की उपस्थिति मतलब उसमें जल की मात्रा भी होनी चाहिए। समझ में आ रहा होगा ये चीज। तो मैं मिटाता हूँ और कहीं पे लिखता हूँ कि संक्षारण के लिए आवश्यक शर्तें। मिटा दूं इसको, आप अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो। इसका मैं टेलीग्राम चैनल में नहीं डालूंगा, खुद से लिखना होगा, ठीक है। मिटाता हूं इसको। अब देखो क्या हेडिंग डालना, आप जंग की आवश्यक शर्तें, और इसी रिएक्शन से तो हम उसको लिखने वाले हैं ना, तो मैं इसको नहीं मिटाता हूं, संक्षारण लिखना है ना। हेडिंग डालना संक्षारण की आवश्यक शर्तें, संक्षारण की आवश्यक शर्तें। कौन कौन सी कंडीशन है जिससे जंग लगता है, पहला, दूसरा और तीसरा, कुल 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, तो अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति, जिसको मैंने यहां पे दिखाया था, अभिक्रियाशील धातुओं की उपस्थिति। धातु जब तक अभिक्रियाशील नहीं होगा तब तक उसमें क्या जंग या संक्षारण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है। अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति होगी। दूसरा क्या है, वायु की उपस्थिति, तो वायु, और कोर्स में लिख लेना यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन। वायु मतलब क्या, ऑक्सीजन ही तो मेन काम है कर रहे हैं यहाँ पर, वायु की उपस्थिति, वायु भी होना चाहिए तब वहां पे जंग लगने का कंडीशन अप्लाइड होगा, ठीक। और तीसरा क्या है, जल, जल की उपस्थिति, जल जिसका केमिकल फॉर्म होता है H2O, जिसको एक्वा भी कहा जाता है, जल की उपस्थिति। तो ये 3 महत्वपूर्ण कंडीशन है। अब इसी को कहीं कहीं लिखा जाता है, जैसे हवा और जल आपस में मिल जाता है तो उसको जल वाष्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल वाष्प कहा जाता है, वाटर वेपर के नाम से, वाटर वेपर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कभी कभी कहता है जल वाष्प संक्षारण के लिए आवश्यक है कि नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि जल हो जाएगा और वाष्प में क्या हो जाएगा आपका, हवा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उपस्थिति, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपने संक्षारण के लिए आवश्यक शर्तों को देख लिया। अब हमें देखना, अच्छा ये बात भी दिमाग में याद रखना कि लोहा सबसे अधिक जंग लगने वाला धातु है, मतलब सबसे अधिक संक्षारण देखा जाए तो लोहे में होता है। आप रात में, अभी के दिनों में आप रात में कोई लोहे का नया रॉड रख देते हो आप खुली हवा में, और सुबह देखते हो तो उसमें जंग लग जाता है, ठीक। तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हो। गवर्नमेंट जो है ना इस पे काफी पैसे खर्च करती है इसको बचाने के लिए, इसके बहुत सारे यूजेज के लिए। जैसे हार्डवेयर के दुकान पे आप जाएंगे ना, तो जो भी नट बोल्ट आप खरीदते हैं तो उसमें देखना आप ग्रीस, एक प्रकार का ऑयल लगा होता है, ऑयल लगा के रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसमें जंग नहीं लग सके, ठीक। तो ये चीज होता है। अच्छे अच्छे जो लोहे की वस्तुएं होते हैं उनको पैकिंग किया जाता है ताकि उसमें जंग न लगे। जैसे आप देख लो गवर्नमेंट जो है काफी खर्चा करती है इस पे। जैसे लोहे के जहाज हो गए, लोहे का जहाज कहाँ चलेगा, पानी में चलेगा, तो पानी में जो शिप होता है उसमें भी क्या होता है, जंग से बचने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है। आप सिंपल से एग्जांपल लो, घर में आपकी गेट जो लगे होते हैं अगर लोहे का लगा हो तो उसको आप लोग हम क्या करते हैं, प्राइमर लगा करके पेंट करते हैं, तो संक्षारण से कहीं ना कहीं बता रहे हैं। उसके प्रकार हमारे देश में ट्रेन जो है, ट्रेन सभी लोहे की हैं, उनकी पटरियां लोहे की हैं, तो इन सब का संरक्षण जो होता है संक्षारण के द्वारा ही किया जाता है। और संक्षारण से कैसे इसका संरक्षण, कैसे संक्षारण से धातु को बचाया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि संक्षारण से बचने के उपाय। मिटा दो, इसमें 5-6 उपाय हैं जिनको हमें देखना है, और उसके बाद हम लोग क्लास को स्टॉप करेंगे। दैट मीन चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालना संक्षारण से बचने के उपाय।
संक्षारण से बचने के उपाय। संक्षारण से बचने के उपाय, ये संक्षारण में ही हम लोग सब देख रहे हैं, ठीक है। संक्षारण से बचना क्यों है जी? क्योंकि ये धातुओं के गुणों में कमी कर देता है, धातु का ह्रास कर देता है, ठीक है। उसको कहते हैं कि एक प्रकार से नष्ट करता है, इसलिए उससे बचना काफी जरूरी है, ठीक। संक्षारण से बचने के उपाय देखिए तो बहुत सारी विधियां, भौतिक विधि, रासायनिक विधि, देखा जाए तो सब तो रासायनिक विधि। अब कैसे करेंगे हम लोग? नॉर्मल हम लोग अपने घरों में क्या देखते हैं कि धातु की सतह के ऊपर, मान लीजिए अगर ये धातु है, इसको हमें बचाना है जंग से, संक्षारण से, तो हम क्या करेंगे कि इसके चारों तरफ, इसके ऊपरी जो सतह है, इस ऊपरी सतह पे ऑयल लगा के रखेंगे जिसको मोबिल कहा जाता है, या इस पे ग्रीज लगा के रखेंगे ताकि यह संक्षारण का इस पे असर नहीं पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे पहला विधि ये हो जाएगा आपका, पहले की अगर बात करें ये हो जाएगा धातु की सतह पर, धातु की सतह पर तेल, जिसको कहा जाता है ऑयल, तेल या ग्रीस लगाकर, ग्रीस को तो ग्रीसी कहा जाता है, ग्रीस लगाकर, ठीक है। धातु की सतह पे आप तेल या ग्रीस लगा के रखेंगे तो वह धातु क्या होगा? संक्षारित होने से बचा रहेगा। दूसरे की अगर बात करें तो धातु की सतह को पेंट करके, धातु की सतह को पेंट करके, धातु की सतह को क्या करते हैं हम लोग? पेंट भी करते हैं ना, घरों में हम लोग के दरवाजे लगते हैं, जो भी लोहे की जितनी भी चीजें होती हैं हमारे आसपास जिस पे कलर किया जाता है, जिसको कलर मतलब उसको पेंट किया जाता है, वह सब क्या होता है? संक्षारण का ही देन है, ताकि उसको संक्षारण से आसानी से बचाया जा सके, ठीक। तो दूसरा हो गया। तीसरे की अगर बात करें तो वह आता है आपको एनोडीकरण। एनोडीकरण, अब ये एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण जिसको एनोडाइजिंग कहा जाता है, एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें किया क्या जाता है ना कि किसी धातु के ऊपरी सतह पर किसी अन्य धातु का, अन्य धातु एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का किसी धातु के सतह के ऊपरी परत को चढ़ाया जाता है, जिससे वो जंग से क्या होता है? बचा रहता है। अब एल्युमिनियम का ही यूज क्यों किया जाता है, ठीक है? तो एल्युमिनियम का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम जब खुली हवा में रहता है तो वह अपने एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, और वह एल्युमिनियम ऑक्साइड जंग प्रतिरोधी होता है, मतलब उस पर जंग का असर नहीं होता है। मतलब अगर एल्युमिनियम को आपको जंग से बचाना होगा तो एल्युमिनियम को खुली हवा में छोड़ देंगे तो उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत जम जाएगा, और उसी ऑक्साइड के परत को और मोटा कर देंगे तो वह उसको संक्षारण से बचाने का उपाय हो जाएगा। तो एल्युमिनियम का जंग लगना धातु के लिए फायदेमंद होता है, एल्युमिनियम के लिए, ठीक। तो ये बात आप दिमाग में रखोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? धातु की सतह पर, धातु की सतह पर एल्युमिनियम की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया, पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया, चढ़ाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाती है, एनोडीकरण कहलाता है। और इसके द्वारा प्राय धातु जैसे हो गए कहलाता है, इसके द्वारा प्राय धातुओं में जैसे हो गया लोहा का सबसे अधिक एनोडीकरण किया जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखोगे कि लोहे का जो होता है प्रमुख रूप से शुद्धिकरण कर रहे हैं, उनका जो लिप चढ़ाया जाता है उस पर एल्युमिनियम का होता है, और किस प्रोसेस द्वारा किया जाता है? एनोडीकरण द्वारा किया जाता है। चौथे प्रोसेस की अगर बात करें, मतलब चौथा तरीका अगर इनसे बचाने का कहें तो वह होता है गैल्वेनाइजेशन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको जस्तीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? जस्तीकरण, जस्तीकरण, जिसको हिंदी में यसद लेपन भी कहा जाता है, शुद्ध हिंदी में यसद लेपन कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। अभी गैल्वेनाइजेशन क्या है? यहाँ पे देखो जस्ता आया है ना, तो जस्ता का मतलब क्या हुआ? जिंक। जिंक क्या है? एक धातु है, तो जिंक धातु, जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है, वही धातु की बात करें तो जिंक जो होता है, मान लीजिए कोई ये मेटल का सरफेस है, ठीक, या कोई मेटल है, इसके बाहरी सतह पे आप यदि जिंक की परत चढ़ाते हैं तो वही जिंक का परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या हो जाएगा? जस्तीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी होता है कि सर जी कॉपर का भी तो यूज किया जा सकता है ना, लेकिन लोहे पे यदि आप कॉपर का परत चढ़ाएंगे तो यहाँ पे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा? कॉपर, लोहा हो जाएगा कॉपर की तुलना में, इसीलिए जिंक का उपयोग किया जाता है, और जिंक का उपयोग किया जाता है, और इसी प्रक्रिया क्या कहा जाता है? यसद लेपन या जिंकेशन करें, गैल्वेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखोगे धातु की सतह पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया,
जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया ही जस्तीकरण कहलाती है। जस्तीकरण कहलाती है। ये बात भी आप दिमाग में रखो कि जस्तीकरण क्या है, गैल्वेनाइजेशन। तो धातु की सतह पे जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जस्तीकरण कहलाती है। पांचवी प्रोसेस की बात करें तो पांचवा प्रोसेस होता है क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हिंदी में विद्युत लेपन के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में सिंपल सा फंडा है कि ये कोई धातु की सतह है, इस पे किसी अन्य धातु, चाहे वो कोई भी धातु हो, जैसे हमने यहाँ पे देखा था एनोडीकरण में देखा था कि एल्युमिनियम का परत है, यहाँ पे जस्तीकरण में देखा था कि जिंक का परत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों प्रोसेस होता है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा ही किया जाता है, मतलब विद्युत अपघटन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, तो ये चीज आप लोग लिख लोगे। चौथा पॉइंट हो जाएगा, नहीं पांचवा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब विद्युत लेपन। विद्युत लेपन को इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को क्या लिखोगे कि किसी धातु की सतह पर किसी अन्य धातु की परत, चाहे वो कोई भी धातु, इवन आप यहाँ पे देखे थे कि एल्युमिनियम था, यहाँ पे देखे थे कि जिंक था, अब यहाँ पे कोई भी धातु की परत चढ़ा सकते हो। अभी मैंने बताऊंगा आपको क्रोम प्लेटिंग जो होता है। क्रोम प्लेटिंग में जैसे कॉपर का चढ़ाया जाता है, क्रोमियम का चढ़ाया जाता है, निकेल का चढ़ाया जाता है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक, तो विद्युत लेपन क्या है, तो धातु की सतह पर किसी अन्य धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया, किसी अन्य धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाता है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वह कंडीशन क्या है ना कि ये जो प्रोसेस होता है क्रोम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जो है ना, यह प्रक्रिया हमेशा विद्युत अपघटन द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। आप इसको मिला के भी डिफिनेशन बोल सकते हो कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा धातु की सतह पर किसी अन्य धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, क्रोम प्लेटिंग मिटाता हूं मैं इसको, हेडिंग डालोगे, पांचवा हो गया ना, इसी में डाल सकते हो या छठा करके भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो छठा लिखोगी क्रोम प्लेटिंग, जिसको हिंदी में क्रोम लेपन कहा जाता है। अब क्रोम लेपन क्या है, तो किसी धातु की सतह पर निकेल, टीन, कॉपर, क्रोमियम इत्यादि धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्रोम लेपन कहा जाता है। तो लिखोगे धातु की सतह पर निकेल, टीन, कॉपर, क्रोमियम आदि धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को आदि धातुओं की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्रोम लेपन कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आप कर लोगे, हो गया क्रोम लेपन कहा जाता है। एग्जाम में देखो अभी तक जब भी पूछा है 4 ही पूछा है, तो आप 4 कोई भी लिख के छोड़ दोगे। ठीक, यहां तक मैंने लिख दिया। अब लास्ट पॉइंट जो है वह है आपका एक मिश्र धातु। जैसे बहुत सारे धातु को 2 या 2 से अधिक धातु को आपस में आप मिला दोगे तो वो जो नया पदार्थ बनेगा उसको मिश्र धातु कहा जाता है। और उस मिश्र धातु में कभी जंग नहीं लगता है। जैसे आप स्टील का नाम सुने हो, स्टील का बर्तन हमारे घरों में यूज होता है, उसमें कभी जंग लगा है, नहीं लगा है, क्योंकि वह क्या है, धातु है नहीं, हो गया है मिश्र धातु है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, स्टेनलेस स्टील हो गया, फिर से आपका पित्तल हो गया जिसको ब्रास कहा जाता है, इन सब में जंग नहीं लगता है। इसका फंड सिंपल सा रीजन है कि इसमें जो होता है मिश्र धातु होते हैं और मिश्र धातु में जंग नहीं लगता है। ठीक, तो मिश्र धातु के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाला है। 7वां प्रोसेस लिखोगे मिश्र धातु में परिवर्तित कर। मिश्र धातु में
परिवर्तित करके, मिश्र धातु में परिवर्तित करके। ठीक हो गया आपका संक्षारण से जंग लगने का जितना भी प्रोसेस था मैंने पढ़ा दिया। अब हेडिंग डालोगे आप मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु बनाया कैसे जाता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण मिश्र धातु हैं, उनका रेशियो क्या होता है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मिश्र धातु का ही बड़ा अच्छा चीज है एक होता है अम्लगम, अम्लगम के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले। मिटाता हूं मैं इसको और फिर हेडिंग डालना आप मिश्र धातु, जिसको कहा जाता है मिश्र धातु, जिसको अंग्रेजी में एलॉय कहा जाता है। हेडिंग डालना एलॉय। मिश्र धातु। ठीक, अब देखो मिश्र धातु में क्या होता है, दो या दो से अधिक या तो धातु होंगे या एक धातु होगा एक अधातु है, ये दिमाग में, दोनों अधातु नहीं हो सकते। ठीक है, तो दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु और अधातुओं के समांग मिश्रण से बने नए पदार्थ को क्या कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन लिख लोगे कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातुओं और अधातुओं के, धातुओं और अधातुओं के समांग मिश्रण से, अधातुओं के समांग मिश्रण से, समांग मिश्रण क्या होता है जिसमें पता न चले। ठीक है, समांग मिश्रण से बने नए पदार्थ को, बने नए पदार्थ को मिश्र धातु कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। अब मिश्र धातु के कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग देखने वाले हैं। अब मिश्र धातु को बनाया कैसे जाता है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज कहते हैं, तो प्रॉपर्टीज को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ये धातु, मिश्र धातु जो होते हैं ये मूल धातु की तुलना में, अब मूल धातु क्या हो गया, मूल धातु की तुलना में कठोर, अत्यधिक कठोर, अत्यधिक कठोर, मजबूत, मजबूत तथा संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं, संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं। किसकी तुलना में, मूल धातुओं की तुलना में। अब ये चीज तो हो गया उनसे अच्छा होता है। इसमें खराब क्या होता है, तो धातुओं का जो विद्युत चालकता है और इनके जो गलनांक है वो जो होता है मूल धातु से कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका डिमेरिट भी है। तो डिमेरिट की बात करें तो इनकी विद्युत चालकता, इनकी विद्युत चालकता तथा गलनांक, विद्युत चालकता मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता तथा गलनांक, गलनांक मूल धातु से कम होता है, कम होता है। ठीक, ये चीज हो गया आपको, ये कुछ महत्वपूर्ण इसके गुण हो गए। अब सिंपल सा फंडा होता है कि बनाया कैसे जाता है। तो बनाने का सिंपल सा लॉजिक है कि इसमें दो या दो से अधिक धातु होंगे तो पहला जो धातु होगा उसको द्रवित या गलित अवस्था में बदल दिया जाएगा। किसमें कर लेंगे, द्रवित या गलित अवस्था में पहले धातु को बदल लेंगे। उसके बाद जो अन्य तत्व होगा, चाहे अन्य तत्व में वो धातु हो सकता है, अधातु हो सकता है, उसके बाद अन्य तत्व को मिलाया जाता है। तत्पश्चात हमें मिश्र धातु की प्राप्ति हो जाती है। और मिलाया भी जाता है तो एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जैसे उसका कुछ फिक्स रेशियो होता है, उस अनुपात में मिलाएंगे। फिक्स अनुपात में नहीं मिलाएंगे तो वहां पे मिश्र धातु का निर्माण नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, बनाया कैसे जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे मिश्र धातु बनाने हेतु, मिश्र धातु बनाने हेतु पहले धातु को गलित अवस्था में लाकर, मतलब गलाकर, गलित अवस्था में लाकर, गलित अवस्था में लाकर, पहले धातु को गलित अवस्था में ला दोगे, लाकर दूसरे तत्वों को, दूसरे तत्व, अब दूसरे तत्व क्या हो सकते हैं, दूसरे तत्व या तो एक धातु हो सकता है या एक धातु हो सकता है या एक अधातु हो सकता है। ठीक है, तो दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, एक निश्चित अनुपात में, भार के निश्चित अनुपात में, एक
निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, अनुपात में मिलाया जाता है। अब निश्चित अनुपात क्या है, मैं सब चीज डील करने वाला हूँ 2-3 एग्जांपल लेकर के, और बहुत सारे मिश्र धातुओं का उपयोग, उनके अवयव, सारा चीज में एक आपको पीडीएफ बना करके या पिक्चर फाइल बना करके टेलीग्राम चैनल में कंपाइल करवा दूंगा या इसी वीडियो के सेक्शन में दिखवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आप उतार लो और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल की अगर बात करें, मिटा दू ना इसको मिटाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो एग्जाम्पल देख लो, इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में सबसे पहला और महत्वपूर्ण आता है एक ब्रास। ब्रास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ब्रास क्या होता है, तो ब्रास मतलब होता है पित्तल। ब्रास क्या हो गया, पित्तल। पित्तल एक प्रकार का धातु नहीं है, मिश्र धातु है, जो किन किन धातुओं के मिल से बनता है। तो आप एक सिंपल सा ट्रिक याद रखोगे, पिताजी। अभी पिताजी से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा आपका पित्तल, जो बनता है ता से तांबा, और किसके मिश्रण से, जिंक के मिश्रण से बनता है। ठीक है, तो ये ब्रास बना कैसे, तो कॉपर और प्लस जिंक के मिश्रण से। ये क्या हो गया आपका कॉपर, और ये हो गया आपका जिंक। कॉपर को ही क्या कहा जाता है, तांबा कहा जाता है। अब देखो, आपको पता है कि ये जो पित्तल होता है ना, इनकी विद्युत चालकता कम होती है, जबकि आप कॉपर के बारे में जानते हैं कि कॉपर एक तरह से बहुत अच्छा जो है विद्युत का चालक है। हम लोग अपने घरों में भी कॉपर बैंडिंग का फैन लगाते हैं, कॉपर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रतिशत की बात करें, अगर आपको 100 ग्राम, मैंने बोला था ना निश्चित अनुपात में, अगर 100 ग्राम आपको पित्तल बनाना होगा, तो उसमें से आपका 80 ग्राम जो होगा आपका कॉपर होगा, तथा 20 ग्राम जो होगा आपका जिंक होगा। किसकी परसेंटेज की बात करें, तो 80% और 20% मिलकर के किसका निर्माण करता है, कॉपर का निर्माण करता है। तो ये चीज दिमाग में रखो। उसी प्रकार एक आता है स्टील। ये क्या आ गया आपका, स्टील होता है। स्टील को हिंदी में इस्पात कहा जाता है। ये भी जंग प्रतिरोधी होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। इस्पात की अगर बात करें, तो इस्पात जो होता है लोहा तथा कार्बन के मिक्सचर से बना होता है। तो लोहा मतलब आयरन, और ये हो जाएगा कार्बन। अब देखो, मैंने बोला था कि धातु भी जुड़ेगा और अधातु भी जुड़ेगा। आयरन मतलब इसको कहा जाता है लोहा, और इसको कहा जाता है कार्बन। यहाँ पे अधातु जो होता है काफी कम मात्रा में होता है। इसकी प्रतिशत की बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी धातु, ये भी धातु, तो धातु हो गया। अब धातु और अधातु, तो यहाँ पे एक धातु हो गया और एक अधातु हो गया। इसकी परसेंटेज की बात करें, तो 100 ग्राम अगर आपको स्टील बनाना होगा, तो इसमें से आपको 98.5 ग्राम लोहा लेना होगा, और 1.5 ग्राम आपको क्या लेना होगा, कार्बन लेना होगा। तब जाकर के आपका किसका निर्माण होगा, स्टील का निर्माण होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज भी हो गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पित्तल में जिंक की प्रतिशत मात्रा बताएं, तो ये हो गया पित्तल में जिंक की प्रतिशत मात्रा 20। ये हो गया आपका स्टील में आयरन की प्रतिशत मात्रा 98.5%। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण में से धातु है सोल्डर का नाम आप लोगों ने सुना है। सोल्डर जो होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पे जाओगे तो वहां पे यूज होता है। ठीक, मैं इसको मिटाता हूँ, उतार लो, और फिर हम लोग सोल्डर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सोल्डर मिटा देना इसको। सोल्डर जो होता है ना, यहाँ पे हेडिंग डालना सोल्डर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोल्डर जिसको टांका भी कहा जाता है, टांका। बताता हूं मैं इसके बारे में। सोल्डर जो होता है लेड तथा टीन का मिश्रण होता है, जिसमें दोनों 50-50 होता है। मतलब 50%। अगर 100 ग्राम आपको सोल्डर बनाना होगा, तो इसमें आप 50 ग्राम लेड और 50 ग्राम टीन को एक निश्चित अनुपात में मिलाओगे, तो वहां पे आपका क्या बन जाएगा, सोल्डर का निर्माण हो जाएगा। तो मिश्र धातु के बारे में हम लोगों ने इतना सारा पॉइंट देखिए। मिश्र धातु का एक मैं चार्ट ही आपको बना करके पीडीएफ में कंपाइल या फिर फिक्स साइज में कंपाइल करा के टेलीग्राम चैनल में डलवा दूंगा। आप लोग वहां से देख लोगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको डलवा दूंगा, प्रीवियस ईयर वाला सब टेलीग्राम चैनल में डलवा दूंगा। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है अमलगम के बारे में। अमलगम क्या है, अमलगम के बारे में, तो अमलगम कब होता है, जब मिश्र धातु तो बनेगा, लेकिन पारा के साथ जब कोई अन्य धातु मिल जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अमलगम का निर्माण हो जाएगा। तो हेडिंग डाल लो अमलगम, और उसको हम लोग देखते हैं। मिटाता हूं इसको मैं, इतना में ही हो जाएगा। हेडिंग डालना अमलगम, ठीक है। चलो, इसको अम्लगम भी कहा जाता है, अम्लगम। ठीक, अमलगम क्या होता है, तो पारा तथा अन्य धातुओं के मिश्रण को, पारा तथा, यहाँ पे लिखोगे पारा और प्लस अदर धातु, पारा और धातु मिल करके क्या बनाता है, अमलगम का
निर्माण करता है। अब अमलगम क्या क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे पारा का सूत्र क्या होता है, Hg, है ना, Hg। इसमें हम लोगों ने क्या कर लिया, कॉपर को मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर अमलगम, कॉपर कॉपर अमलगम, है ना। उसके बाद अगर बात करें तो ये हो गया Hg, और इसमें आपने क्या कर दिया, मैग्नीशियम को मिला दिया, मैग्नीशियम धातु है, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम, है ना। उसी प्रकार अगर सोडियम को मिला दें Hg और प्लस Na, ये क्या बना लेगा, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम। तो ऐसे बहुत सारे धातु होंगे जो क्या करेंगे, पारा के साथ मिल करके अमलगम का निर्माण करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जो पारा के साथ मिल करके अमलगम का निर्माण नहीं करते हैं, और उन धातु का नाम है लोहा तथा प्लेटिनम। कौन कौन से हैं, लोहा तथा प्लेटिनम। तो आप यहाँ पे लिख लोगे, लोहा मतलब Fe तथा Pt मतलब प्लेटिनम, लोहा तथा प्लेटिनम अमलगम नहीं बनाते हैं, अमलगम नहीं बनाते हैं। ये नोट में लिखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेगा, और यह जितना भी मैं छोटा छोटा पॉइंट लिखवाता हूँ सब ऑब्जेक्टिव में पूछने के चांसेस है, ठीक। अमलगम सारे धातु बनाएंगे किसके साथ मिलकर के, पारा के साथ। लेकिन दो ऐसे धातु हैं लोहा तथा प्लेटिनम जो अमलगम का निर्माण नहीं करेंगे, किसके साथ मिलकर के, पारा के साथ मिलकर के निर्माण नहीं करेंगे, ठीक। तो ये चैप्टर जो हुआ मेरे तरफ से फुल टू फुल कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में नए चैप्टर के साथ। और नया चैप्टर हम लोग कार्बन नहीं पढ़ेंगे, हम अब फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स का 3 वीडियो सेशन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप लोग वहां पे जाकर के देख लोगे। मैं प्लेलिस्ट में आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए